नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह का कद और बढ़ गया। जब उन्होंने कहा कि हम 15 दिन कलकत्ता रहेंगे, कोलकाता में, बंगाल रुकेंगे, तो लोगों को बड़ा हास्यास्पद लगा। लेकिन 15 दिन रुके और उन्होंने अपने सभी सर्जन बुलाए। पहले सर्जन नंबर 1 भूपेंद्र सिंह यादव, सर्जन नंबर 2 सुनील बंसल, सर्जन नंबर 3 मंगल पांडे, सर्जन नंबर 4 कुछ एक दो लोग यूपी के भी थे उस सर्जन की लिस्ट में, और कार्यालय का जिम्मेदारी दे दी महेश शर्मा को। ये सब लोग एक एक कर बंगाल में इकट्ठे हुए और सर्जरी शुरू की। अब कद बढ़ गया है, तो पहली बार अमित शाह बंगाल में नेता सदन चुनने जा रहे हैं। लोग सर आप भी थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए कि मेरी निगाह में तो पहला ये कोई राज्य है जहां अमित शाह मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मिजोरम और पंजाब। इन 5 राज्यों में चुनाव है। मार्च के महीने तक नई सरकारों का गठन होगा और उसके लिए यूपी में विसात विचना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस दिन बंगाल में चुनाव खत्म हो रहा था उसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब बीजेपी एक राज्य का चुनाव खत्म करते ही अगले चुनाव की घोषणा कर दी। सुनने में आ रहा है कि अमित शाह कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यही जिज्ञासा लेकर आलोक सर के पास पहुंच रहा हूं। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? आपने कहा, नितिन नवीन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी वही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं को चेहरा प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी। ये नितिन नवीन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, अच्छा ये बताइए कि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष, वो भी नितिन नवीन जैसा अध्यक्ष, जिसके पास कितनी ताकत है वो सबको पता है। भाजपा में ताकत शुरू होती है मोदी जी से, खत्म हो जाती है अमित शाह पार्टी के मामले। थोड़ा बहुत राजनाथ सिंह, थोड़ा बहुत गडकरी जी और थोड़ा बहुत नड्डा जी। अभी नितिन नवीन अभी कल के आए हुए हैं, इन्होंने अब क्या बोलेंगे, योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, एक हमारे पत्रकार साथी हैं सर, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। आपको याद होगा खट्टर जी से यही शब्द नरेंद्र मोदी ने दोहराया था गुड़गांव में। दूसरे दिन उनका इस्तीफा हो गया था। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, यही शब्द उन्होंने भी दोहराया था। नहीं, अब मेरे पास जो जानकारी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, और उसका जिक्र पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने अब से 3 तारीख की रात को किया था अपने ट्वीट पे। लेकिन मेरे पास कुछ इससे और पुख्ता जानकारी आज आई है, मेरे सूत्रों ने बताया है मुझे कि योगी जी मुख्यमंत्री तो जरूर रहेंगे, लेकिन सारे महत्वपूर्ण विभाग जो माना जाता है, पुलिस और प्रशासन और नियुक्ति, वो अमित शाह के मित्र देखेंगे। और जो लोग भी योगी के करीबी माने जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की मंत्रिमंडल से विदाई तय है। समझ रहे हैं शिव कुमार जी? बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए
एक या दो बड़े ब्राह्मण नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल भी कर सकते। तो पहली खबर कि योगी के जो मुख्यमंत्री के हाथ से अगर आप गृह विभाग ले लीजिएगा, नियुक्ति ले लीजिएगा, जिसमें तमाम IAS IPS की पोस्टिंग होती है, ये दो विभाग ले लीजिएगा तो मुख्यमंत्री क्या रहेगा? डेकोरेटिव मुख्यमंत्री रहेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ पुलिस की भाषा बोलते हैं। और जब योगी जी से ये विभाग लिए जाएंगे तो क्या योगी जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी जो 8 मार्च 2025 में आज तक के प्रोग्राम में कहे थे कि मैं वापस गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, तो क्या उनके गोरखपुर जाने का समय आ गया है? इस वक्त देखिए 2-3 तरह की बातें चल रही हैं। योगी खेमे के मतलब योगी पे प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले हमारे छोटे भाई जैसे एक पत्रकार है। अब दर्शक ये ना समझ लिए कि मैं योगी जी की आलोचना करता हूं तो पत्रकार है, छोटे भाई की तरह हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। उनसे शाम को बात हो रही थी तो कहते हैं दिल की बात जमा पे आ जाती है। उन्होंने कहा कि देखिए बंगाल चुनाव के बाद मोदी और शाह तो मजबूत हो गए हैं, कहीं न कहीं पीड़ा है योगी के शुभचिंतकों में कि बंगाल चुनाव के बाद मोदी साहब बहुत मजबूत हो गए। एक संशय है मन में। अब अगर सवाल उठता है कि आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, गृह मंत्रालय आपके पास नहीं रहेगा, नियुक्ति आपके पास नहीं रहेगा, तो आप करेंगे क्या? तो अगर ये मेरी जो सूचना अगर ये सही है तो उस परिस्थिति में योगी जी का रिएक्शन क्या होगा? क्या योगी जी इसके लिए तैयार हो जाएंगे? और योगी जी तैयार नहीं हुए और चले गए गोरखपुर, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि योगी जी मूलतः भाजपा ही नहीं है, वो हिंदू महासभा से बीजेपी में आए हैं और RSS के कैडर भी नहीं है। और हिंदू युवा वाहिनी करके एक संगठन उन्होंने खड़ा किया था बतौर सांसद, और वो संगठन गोरखपुर और आसपास 4-5 जिलों में बड़ा मजबूत रहा। बाद में मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने संगठन को भंग कर दिया और संभवतः 2007 या 2012 की बात थी, मुझे वो साल नहीं याद आ रहा। योगी जी ने विधानसभा चुनाव में एक लिस्ट भेजी कि इन लोगों को टिकट दे दिया जाए। राधा मोहन अग्रवाल का नाम सुना होगा अक्षय कुमार जी आपने जी। और एक शुक्ला हुआ करते, शिव कुमार शुक्ला, अगर मैं नाम सही पकड़ रहा हूं तो शिव प्रताप शुक्ला हुआ करते थे। वो उनकी सीट पे उन्होंने राधा मोहन अग्रवाल को हिंदू उतार दिया पार्टी के उम्मीदवार के अगेंस्ट, और इस तरह से कई उम्मीदवार उतारे थे। इसका हुआ नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के आसपास के जिलों में कई सीटें चुनाव हार गई थी। तो असली खेल जो है, हमको लगता है अगर योगी जी की शक्तियां कम की गई तो असली खेल तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और जानते हैं सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह पता है कि बंगाल में हम चुनाव इसलिए जीते हैं
कि वहां एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त रूप से थी। 15 साल से ममता बनर्जी वहां शासन कर रही थी और ममता बनर्जी ने केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया था, जिससे उस राज्य की आम जनता दुखी थी। तो उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ खुल के वोट कर दिया, ममता बनर्जी चुनाव हार गई। लेकिन यहां मामला उल्टा है। यह मामला उल्टा ये है कि योगी जी 10 साल 9 साल और 2 महीने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या हाल उत्तर प्रदेश का, ये बताने लायक नहीं है। रोज सोशल मीडिया और अखबारों में खबर छपती है। और ऐसे समय जब अखिलेश यादव कहते हैं कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, तो उसमें एक तथ्य समझ में आता है। उत्तर प्रदेश में 2024 4 जून 2024 के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार होना था, आज तक नहीं हुआ। 23 महीने होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अब सिर्फ 8 महीने का समय बाकी है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। स्पष्ट बता दिया है कि आप लोग देखिए कि वोटिंग बूथ पे आपके सपा समर्थकों को वोट न कटने पाए, और अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए। कल और आज के बीच में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि उसके पास पीडीए का कोई काट नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए की व्यूह रचना 2024 में इतनी जबरदस्त की थी कि सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारकर जुआ खेला और वो दलित उम्मीदवार जीत गए। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी जीत गए और मेरठ में लगभग अरुण गोविल हार चुके थे, सिर्फ 6000 वोटों से जीते हैं। मेरठ, अलीगढ़, फरुखाबाद 3-4 सीटें तो ये बिल्कुल नजदीक की हैं। तो आलोक सर, लेकिन ये सवाल है कि बराबर नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मौर्य हमलावर रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं सिर्फ इसीलिए कि पीडीए को तोड़ा जाए। अभी जो आपने जिक्र किया, पीडीए बहुत मजबूत है, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या अखिलेश यादव के पीडीए को रोक पाएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर इस पर कुछ अपने, या संजय निषाद कुछ इस पर बढ़त कायम कर पाएंगे, या अनुप्रिया पटेल? सवाल ये उठता है कि एक आंकड़ा तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सार्वजनिक नहीं कर पाती है। बता देना कि 75 जिलों में किस किस जाति का डीएम है, 75 एसपी में किस किस जाति के एसपी हैं, प्रदेश में 1670 के करीब थाने, उसमें किस किस जाति के कितने लोग एसएचओ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और दलित और एक समाज जो भाजपा से बहुत ज्यादा मजबूती से खड़ा है 2014 से लेकर 2024 तक। 2024 में उसमें थोड़ी नाराजगी दिखी थी, लेकिन 2026 आते आते वो समाज बहुत नाराज दिख रहा है। आज अखिलेश यादव ने साफ साफ संदेश दिया है कि आप सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ब्राह्मण समाज के खिलाफ आप कोई भी बयान नहीं देंगे, और
जातिगत टिप्पणी नहीं करेंगे लोग। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी अपने सांसद का हमेशा उपहास ही करते रहते हैं। आज फिर रवि किशन का उन्होंने उपहास उड़ाया। हो सकता है योगी जी और रवि किशन जी के बीच में बहुत प्रेम हो, लेकिन जब वो वीडियो आते हैं ना, तो आम आदमी का जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं है। शंकराचार्य के मुद्दे पर जिस तरह से अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, वो भी सनातन समाज बहुत ध्यान से देख रहा है। मेरी कई ऐसे लोगों से बात हुई जो कहते थे अब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, लेकिन अब हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम लोग शंकराचार्य के अपमान से दुखी हैं। और योगी के कुछ प्रशंसक मीडिया में खबर छपवा रहे हैं कि उत्तर बंगाल में योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा है। जहां योगी ने सफा की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 92% उम्मीदवार जीते हैं, और जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रचार किया, वहां 70 से 75%, यानी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के मुकाबले बंगाल में भाजपा को विजय दिलाने में बड़े नेता साबित हुए। इस तरह की खबरें छपवाई जा रही हैं। और एक एक चीज अमित शाह जी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तो कल फिलहाल बंगाल जा रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा होगी। 9 तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री महोदय बंगाल के शपथ लेंगे, और उसके बाद या उसके पहले कभी भी यूपी में बड़ा ऑपरेशन संभव है। तो ये बात है जो इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को रोक पाना बड़ा मुश्किल है और समय बहुत कम है। खासकर जिस तरह की प्रतिक्रिया स्मार्ट मीटर के खिलाफ आई, बताइए, सरकार के नीति नियंता बिना कोई होमवर्क किए कोई भी नया फरमान जारी कर देते हैं। जब अखिलेश यादव ने बड़ी आलोचना की, जनता सड़क पर उतर आई, तब कह रहे हैं प्रीपेड मीटर नहीं, पोस्टपेड मीटर की तरह काम करेगा। और सर आखिर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं, उसके बाद ही क्यों जागती है सरकार? क्योंकि ये लोग जनता की पल्स समझ ही नहीं पाते हैं। ये सरकार के पास, अब आप देखिए, एक बड़ी घटना आई है बरेली से, फिर से मतलब बताने में शर्म आ रही। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है, बुलडोजर चल गया है और क्या क्या। आज बरेली से घटना आई, एक महिला जिम में जाती थी, वहां ट्रेनर ने कहा कि आप वजन कम करना चाहती हैं, ये जो है टॉनिक पीजिए। हेल्थ ड्रिंक दिया, हेल्थ ड्रिंक में कुछ मिला दिया, वो बेहोश हो गई। उसने उनका शारीरिक शोषण किया। वो जो जिम का मालिक और ट्रेनर था, और उस औरत का 2 साल तक वीडियो दिखा के शोषण किया। बाद में पैसे की डिमांड करने लग गया, कहा पैसा नहीं दोगी तो वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा, और पुलिस के पास गई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। 2 साल से वो यातना सहने के बाद आज वो महिला बरेली में पहुंची है थाने पे। खैर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों
आरोपी मुस्लिम समाज के हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों आरोपी मुस्लिम समाज के हैं और उत्तर प्रदेश और इतना घृणित घृणित कार्य कर रहे थे। और लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में अब्दुल की चूड़ी टाइट है। दरिंदों के हौसले तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं अभिषेक कुमार जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप देखते जाइए, हर रोज जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुलंदशहर में बर्थडे में बवाल हुआ तो मनबड़ व्यक्ति ने 3 लोगों की जान ले ली। ये कैसे हुआ? बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपको बड़ी यूपी कॉलेज का सीन याद है ना, जब एक छात्र को दूसरे छात्र ने भून दिया था, पूरी वीडियो वायरल हुई थी। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये जो हालात है, इन हालातों में अमित शाह को पता है कि उत्तर प्रदेश में सही समय रहते अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो देश का सबसे बड़ा राज्य उनके हाथ से निकल सकता है। चलिए सर, बिल्कुल आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दर्शकों को इसे देखना भी चाहिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।